डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय संविधान के विकास के क्रम में 1858 तक के अधिनियम का अध्ययन पूर्व के क्लास में कर चुके हैं और यह वो भाग था जिसके अंतर्गत कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत से समाप्त कर दी गई और उसके बाद भारत पर ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश सम्राट का कह लीजिए कि प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। और अब जो ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियम बनाए गए उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम कैसे ब्रिटिश शासन को भारत में सशक्त करें, मजबूत बनाएं। और इसके लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना काफी अनिवार्य था, क्योंकि 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को इस बात पर सोचने के लिए विवश कर दिया था कि इतने बड़े देश में हम उस देश के सहमति के बिना शासन नहीं कर सकते। अगर उस देश के सहमति के बिना शासन किया जाएगा तो फिर 1857 में जिस प्रकार का विद्रोह हुआ है उससे भी बड़ा विद्रोह होगा और ब्रिटिश सत्ता वहां स्थायी नहीं रह पाएगी। इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद जितने भी अधिनियम पारित हुए उस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में कुछ हद तक भागीदार बनाना था। अब ये भागीदारी ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरू होती है और दूसरी तरफ भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम भी तीव्र से तीव्रतर होता हुआ चला जाता है। तो जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्र होता गया वैसे वैसे विभिन्न अधिनियमों के द्वारा भारतीयों को सुविधाएं भी दी जाने लगी और अंततः क्या हुआ कि ब्रिटिशों को भारत को स्वतंत्र करके जाना पड़ा। तो हम लोग अब जो अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं उसमें से आप देखिएगा कि सभी का शीर्षक जो होगा भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो क्यों ऐसा नामकरण है? तो ऐसा नामकरण इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि 1853 के अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद में विधायी सदस्य यानी लेजिस्लेटिव मेंबर का प्रोविजंस किया गया था। इसके पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में विधायी और लेजिस्लेटिव मेंबर अलग अलग नहीं होते थे, एक ही होते थे। जो चार थे वो चार विधायी काम भी करते थे और कार्यपालिकीय काम भी करते थे, यानी लेजिस्लेटिव वर्क भी करते थे और एग्जीक्यूटिव वर्क भी करते थे। लेकिन 53 में क्या किया कि 6 सदस्यों को शामिल किया गया जो सिर्फ लेजिस्लेशन का काम करते थे। जब लेजिस्लेशन का काम काउंसिल नहीं कर रही होती थी, एग्जीक्यूटिव की काम कर रही होती थी, तो इनको नहीं बुलाया जाता था। तो यह प्रक्रिया 1853 के अधिनियम से ही प्रारंभ हो चुका था। और अब जब 1857 का विद्रोह घटित हो गया और उसके बाद ब्रिटिशों का उद्देश्य ये हो गया कि हमको ब्रिटिश शासन में भारतीयों का कुछ सहयोग प्राप्त करना होगा, ये दिखाना होगा कि इस शासन में इनकी भी विचारधारा को शामिल किया जा रहा है। तब यही भारतीय परिषद अधिनियम जो बनना शुरू हुआ उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे भारतीयों को स्थान दिया जाने लगा। इस विचारधारा के तहत जो पहला अधिनियम था वो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्लियर? तो ये जो एक नया विषय है संवैधानिक विकास में, तो उसके परिवेश में हमने इसके पृष्ठभूमि के रूप में आपको बातें बताई ताकि इसके ओरिजिन को आप समझ पाइए। अब इस टॉपिक पे आते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि आखिर इसके बनने का परिवेश क्या था और दूसरा ये दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे। क्लियर? तो जैसे आमतौर पे पढ़ा जाता है वैसे कि पारित
होने की परिस्थिति, यानी क्यों पारित हुआ ये? तो हर चीज की परिस्थिति होती है ना। तो उसमें कुल 3 शीर्षक लेंगे हम लोग। शासक शासित संपर्क की आवश्यकता। पहला परिवेश क्या था कि शासक शासित संपर्क की आवश्यकता। ठीक है। दूसरा जो था विधान विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। विधान विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। और तीसरा था केंद्रीय विधान परिषद के कार्यकरण से असंतोष। केंद्रीय विधान परिषद के कार्यकरण से असंतोष। ठीक है। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के पारित होने के पीछे ये 3 सरकमस्टांसेस या परिस्थितियां उत्तरदायी थी। कितने? 3। हम लोग को ये तीनों परिस्थितियों के बारे में जानना होगा। उसमें सबसे पहला है शासक शासित संपर्क की आवश्यकता। तो जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह ने निम्न प्रकार से वैचारिक बहस छेड़ दिया था। ठीक है, बहस छेड़ा। अब बहस में कौन कौन थे तो वो बिंदुवार हम लोग देखेंगे। उसमें ब्रिटिश, शासक वर्ग और बुद्धिजीवी इन लोगों ने सोचना शुरू किया। दूसरा, बंबई के गवर्नर बर्टन फ्रेयर। तीसरा, सर सैयद अहमद खां। और चौथा कि 1857 के समय के लोग
के समय के प्रशासक। ठीक है, यानी हम जो अभी आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं वो सिर्फ इस पॉइंट को कि शासक शासित के संपर्क की आवश्यकता की विचारधारा का जन्म कैसे हुआ और ये इतना मजबूत विचारधारा कैसे बन गया कि उसके परिणाम स्वरूप 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित करना पड़ा। तो इसके पीछे उत्तरदायी था कि शासक शासित के संपर्क की आवश्यकता पर बल देने हेतु जो वैचारिक आयाम तैयार हुआ, जो वैचारिक बहस छिड़ा, उसका वो घटना था 1857। यानी 1857 के विद्रोह ने शासक शासित संपर्क को अनिवार्य बनाने हेतु वैचारिक बहस छिड़ा और इस वैचारिक बहस में की जो शुरुआत किया गया वो ब्रिटिश शासक और ब्रिटिश बुद्धिजीवियों के द्वारा, यानी भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पे इस पर गहन वैचारिक बहस छिड़ गई कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह क्यों कर हुआ। तो सभी लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि ये विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग करोड़ों लोगों पर जो शासन कर रहे हैं वो बिना उनके विचारों को जाने हुए यदि शासन करेंगे तो 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो जाएगा। इसलिए भविष्य में विद्रोह नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम भारतीयों के मस्तिष्क को पढ़ें, शासन में उनके विचारों को शामिल करें, उनके असंतोषों को जानें, तभी जो है भारत पर अस्थायी रूप से शासन हम कर सकते हैं। ये जो विचारधारा थी, ये विचारधारा भारत में नहीं फैल रही थी, यह भारतीयों के बीच नहीं फैल रही थी, यह ब्रिटिश प्रशासक वर्ग यानी शासन में जो लोग भी शामिल थे और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनमें ये विचार पाई जा रही थी कि हम बिना भारतीयों के सहयोग के भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। भारतीयों के सहयोग का अर्थ क्या हुआ कि उनको शासन में भागीदार बनाना। क्लियर? अब देखिए कि बंबई के जो गवर्नर थे बर्टन फ्रेयर, ये काफी सक्रिय हो गए 1857 के विद्रोह के बाद। उन्होंने कहा कि हमें भारत पर यदि शासन करना है तो हमें एक बैरोमीटर या सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल करना होगा और उस बैरोमीटर और सेफ्टी वॉल्व के माध्यम से क्या करेंगे कि हम भारतीयों की आकांक्षाओं को नापेंगे और उनके असंतोष को उससे निकालेंगे सेफ्टी वॉल्व से। अगर बिना भारतीयों के आकांक्षाओं को मापे हुए और उनके असंतोष को बिना बाहर निकाले हुए अगर शासन करेंगे तो ये शासन चिरस्थायी नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और 1857 से ही बड़ा विप्लव या विद्रोह होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो सारे गवर्नरों में जितने प्रांत थे उसमें 5 प्रांत अस्तित्व में आ चुके थे। पांचों प्रांतों में सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर था बर्टन फ्रेयर, उसका ये विचारधारा था। यानी गवर्नर जनरल बनने के समतुल्य व्यक्ति था। आगे ये सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह में यद्यपि के इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और 1857 के विद्रोह के बाद एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक के माध्यम से ये साबित किया था कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों का कोई भूमिका नहीं था। तो सर सैयद अहमद खां का भी विचार था कि ब्रिटिश यदि भारत में शासन करना चाहते हैं तो उनको यहाँ के लोगों की भावनाओं को जानना पड़ चाहिए। अगर यहाँ के लोगों की भावनाओं का वो नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे तो बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। और फिर 1857 के समय जो भारत में प्रशासक वर्ग था उन लोगों का भी विचार ये था कि भारतीयों को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी। लेकिन ये सारे चारों विचारधाराओं पर आने के पश्चात प्रश्न ये उठता है कि एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। वो विषम स्थिति क्या थी कि अगर बहुत कम सुविधाएं दी जाएगी तो फिर जो उद्देश्य है असंतोष को समाप्त करना वो नहीं कर पाएगा ब्रिटेन। थोड़ा बहुत अगर सुविधाएं भारतीयों को दे दी जाएगी तो उससे भारतीयों का असंतोष खत्म नहीं होगा।
और दूसरा कि यदि अधिक सुविधाएं दे दी गई तो फिर ये मैसेज जाएगा, ये समाचार जाएगा विश्व में कि अंग्रेज भारत में हार चुके हैं, हार करके भारतीयों को सुविधा दे दिया। तो इस प्रकार से भारतीयों को सुविधा देने के परिवेश में ब्रिटेन ऊहापोह की स्थिति में था, यानी सांप और छुछुंदर की स्थिति उसकी हो गई थी। इसीलिए 1857 के विद्रोह के फौरन बाद भारतीयों को सुविधा देने के परिवेश में या भारतीयों को शासन में भागीदारी देने के विषय पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि न वो कम दे सकते थे और न अधिक दे सकते थे। दोनों स्थितियों में जो है उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। यही वजह था कि 57 के बाद फौरन सुविधा देने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए, बल्कि एक इंतजार किया गया और वो इंतजार करके 1861 में जो है वो परिषद अधिनियम पारित हुआ और भारतीयों को उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या था कि विधान विकेंद्रीकरण की आवश्यकता। आपको पता होगा कि पूर्व के क्लास में हम 1833 का अधिनियम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको पढ़ाया था कि इस अधिनियम के द्वारा पूरे भारत के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकारी किसको बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स को। और मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसियां थी उनके कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए थे। अब वहां के लिए भी कानून कहां बनता? तो कलकत्ते के गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स में, बंगाल में। तो ऐसी परिस्थितियां में जो विधान बनाने का केंद्रीकरण हुआ तो इससे बहुत नए प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। पहली समस्या तो ये उत्पन्न हुई कि विधान बनाने में, कानून बनाने में देरी होने लगा। जिस समय उसकी आवश्यकता थी उस समय वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये पहला था। दूसरा कि कलकत्ता का गवर्नर जनरल मद्रास और बंबई के परिस्थितियों से अवगत नहीं था। वहां व्यावहारिक रूप से जो कानून बनना चाहिए था उस प्रकार का व्यवहारिक कानून बनाने में सक्षम गवर्नर जनरल नहीं था। तीसरी बात यह कि जो स्थानीय गवर्नर थे वो अच्छा कानून बना सकते थे अपनी परिस्थितियों को देखते हुए। तो इन सभी कारणों से जो कानून बनाने की परिपाटी का जो केंद्रीकरण हुआ था उस केंद्रीयकरण के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश प्रशासन में गतिहीनता आ गई थी, मोबिलिटी खत्म हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब सुधार की आवश्यकता थी, अर्थात विधान में विकेंद्रीकरण चाहिए था, यानी सिर्फ गवर्नर जनरल की काउंसिल ही विधान नहीं बनाए बल्कि दूसरे प्रेसिडेंसी को भी विधान बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरा जो परिस्थितियां अकाउंटेबल थी वो था केंद्रीय विधान परिषद के कार्यक्रम से असंतोष। अब देखिए केंद्रीय विधान परिषद कौन था? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ही। तो 1853 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 से लेकर के 6 अतिरिक्त सदस्यों को जो नॉमिनेट किया गया था उनका काम था कानून का बनाना। अब ये ब्रिटिश संसद के तरह अपने आप का को व्यवहार कर रहे थे। जैसे ब्रिटिश संसद में कोई कानून बनाने के लिए बाज़ाब्ते तौर पे प्रस्ताव आता है, उसके बाद उस पर बहस होती है, उसको पास किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये लोग भी यहाँ करने लगे। तो वैसी परिस्थिति में क्या हुआ कि कानून बनने में लेट होने लगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी वो सिर्फ कानून ही नहीं बनाती थी, वही कार्यकारिणी बने हुए कानून का क्रियान्वयन करती थी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भूमिका निभाती थी। तो एक ही पद पर रहने वाला व्यक्ति दोनों काम जब करेगा तो ऐसी परिस्थिति में उसमें विलंब होगा ही। तो एक प्रकार से जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसकी क्रियाविधि जो था वो दोषपूर्ण हो चुका था। तो इस दोषपूर्णता को समाप्त करने के लिए कोई नए विधान की आवश्यकता थी, कोई नया कानून की आवश्यकता थी, और इन सबों ने ब्रिटिश संसद को मजबूर किया
कि भारत के लिए अब कोई नया कानून पारित करे, और उसी परिवेश में 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि पारित तो हो गया ब्रिटिश संसद में, प्रोविजंस क्या थे। तो प्रोविजंस पर आते हैं। तो 1861 के अधिनियम का प्रावधान ठीक है। अब देखिए इसमें पहला जो प्रोविजन था कि साहब विधि सदस्य की नियुक्ति, विधि सदस्य की नियुक्ति। हम पहले पॉइंट लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोविजंस था। दूसरा प्रोविजंस का था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का श्री गणेश। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का श्री गणेश, माने श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत, है ना। उसके बाद तीसरा था गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। के अधिकारों में वृद्धि, ये तीसरा था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा में कि गवर्नर जनरल के अधिकारों का प्रयोग, गवर्नर जनरल के अधिकारों का अनुप्रयोग करता। ठीक है, ये चौथा प्रोविजन हो गया। उसके बाद हो गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त विधायी सदस्यों का मनोनयन। ये हो गया। छठा हो गया प्रांतों को विधायी शक्तियां, प्रांतों को विधायी शक्तियां।
उसके बाद अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो ये कुल 6-7 प्रोविजंस थे जो हम लोग को देखना है या समझना है। अब लिखना बंद कीजिए, अब इसको पहले समझिए। तो 1861 के अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए वो क्या क्या किए गए, काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रोविजन तो यह किया गया कि विधि सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, विधि सदस्यों की नियुक्ति के परिवेश में आप दो पदावली को आप पहले समझिए। एक होता है कानूनी सदस्य, कानूनी सदस्य, और दूसरा होता है विधि सदस्य, विधि सदस्य। इसको बोलेंगे लीगल मेंबर, इसको बोलेंगे लॉ मेंबर। अब देखिए 1833 के अधिनियम के तहत एक कानूनी सदस्य भारतीय गवर्नर जनरल के परिषद में रखने का प्रोविजन किया गया, और 1861 के अधिनियम के द्वारा एक विधायी सदस्य या विधि सदस्य गवर्नर की काउंसिल में रखने का प्रोविजन किया गया। बहुत माइक्रो स्टडी है, इसमें स्टूडेंट जो है वो फेल कर जाता है। आमतौर पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसका गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, तो ये दो भूमिकाओं में काम कर रही थी। एक कि जो ब्रिटिश संसद कानून बना दे उसका क्रियान्वयन भारत में, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपरी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हो रहा था, और साथ ही साथ भारत में आंतरिक परिस्थितियों के लिए, आंतरिक परिस्थिति को देखते हुए नियम और विनिमय बनाने की शक्ति इसके पास थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी आंतरिक प्रशासनिक ढांचे का निर्माण गवर्नर जनरल की काउंसिल ही कर रहा था। इसलिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वकालत के पद को बनाया, दरोगा के पद को बनाया, एसपी के पद को बनाया, कलेक्टर के पद को नए रूप से परिभाषित किया। ये सब गवर्नर जनरल काउंसिल ने किया, तो स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप किया। हम समझाना ये चाह रहे हैं आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता की स्थापना भारत में हुई, उस ईस्ट इंडिया की सत्ता के लिए धुरी जो था शासन का, वो था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और ये दोनों भूमिकाएं निभा रही थी, कार्यपालिका का भी और व्यवस्थापिका का भी। इसमें 1833 में जो परिवर्तन किया गया एक छोटा सा, वो ये कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 3 मेंबर हैं वो कानून बनाने के विशेषज्ञ नहीं थे, उनसे गलती होने की संभावना थी। इसलिए 1833 के अधिनियम में प्रोविजन किया गया कि एक चौथा सदस्य जो कानूनी सदस्य माना जाएगा उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर बना दिया गया, और वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में तभी शामिल होगा बैठक में जब विधायी कार्य हो रहा हो, यानी कानून बनाने का काम हो रहा हो। अगर कार्यपालकीय काम हो रहा हो तब वो उसमें शामिल नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ कि स्थानीय आधार पर जो कानून बन रहे थे उसके लिए कानूनी सदस्य की आवश्यकता थी। लेकिन अब जब 1861 का अधिनियम बना तो इसमें सिर्फ कानून बनने की अनिवार्यता नहीं थी, विधि बनने की भी आवश्यकता थी। तो लॉ बनाने की आवश्यकता थी। एक होता है रूल्स रेगुलेशंस, यानी छोटे छोटे नियम,
और एक होते हैं विधि जिसमें न्याय का गुण होता है। यह देखा जाता है कि इसके कानून के जरिए न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की अवधारणा है उसके अनुरूप कानूनी बना हुआ है कि नहीं। तो न्याय के अनुरूप कानूनों का निर्माण जब होता है तो उसको विधि बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसमें विभिन्न प्रकार की न्यायिक विचारधाराएं जो है सम्मिलित की जाती है। तो कानून अलग है और विधि अलग है। तो 1861 के अधिनियम में पहली बार प्रोविजन यह किया गया कि एक पांचवा सदस्य जोड़ा गया। अब वो पांचवा सदस्य कौन था? विधि सदस्य, जो कानूनों का जानकार था। वो कोई वकील नहीं होता था। यहां पर जो कानूनी सदस्य 1833 में था वकील होता था, लेकिन 1861 के अधिनियम में जो विधि सदस्य था वो विधि वेत्ता होता था, जूरिस्ट होता था, कानून का जानकार होता था, यानी उसकी पदवी वकील से बड़ी होती थी, विधि विशेषज्ञ होता था। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या किया गया? तो एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो पांचवा सदस्य था। क्लियर? यस सर। और ये कानूनी सदस्य क्या है और विधि सदस्य क्या है, ये दोनों का अंतर मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि कानूनी सदस्य 1833 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर बनाया गया था, और भी परमानेंट मेंबर नहीं था। जाके 53 में उसको परमानेंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में। और विधि सदस्य जो 1861 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, और ये शुरू से ही परमानेंट सदस्य था। ठीक है? तो एक बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन था जो आपने किया, और अक्सर इस पर प्रश्न आते हैं। ये तो क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा आइए, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का श्री गणेश। हाँ, माने ओरिजिन। श्री गणेश का मतलब आरंभ। ठीक है? तो हमने आपको कहा था कि देखिए, शुरू में ही हमने जब क्लास लिया था आपको एक बात कही थी कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ, ये टेक्निकली रूप से गलत कहते हैं। बल्कि वास्तविक बात यह है कि 395 अनुच्छेद में से 208 अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्वतंत्रता से पहले ही बनकर तैयार हो गए थे। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इसको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया? इसके अधिकांश प्रोविजन पहले से बन गए थे, और संविधान सभा ने इसे सिर्फ नोक पलक ठीक करके अपना लिया। इस पर कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त जो अन्य अनुच्छेद थे वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो इसलिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान नहीं है, बल्कि इसमें विकास के भी लक्षण। जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है, वो ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप किया था। एक बैग हमारे ऊपर थोप नहीं दिया गया। हम अंग्रेजों के समय में रहते हुए भी संसदीय व्यवस्थाओं से परिचित हो चुके थे, या कह लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था के आदी हो चुके थे। इसीलिए आजादी के बाद हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ना अपना करके संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था का, तो इसका नींव पड़ा था इसी अधिनियम में। कैसे? अभी तक जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के 5 मेंबर थे, उनके बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही है? शासन चलाने के लिए विभाग होता है, जैसे शिक्षा विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, गृह विभाग होता है, विदेश विभाग होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, और सारे काम विभाग अंतर्गत किया जाता है। तो पांचों जो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे वो किसी विभाग का भी काम देख सकते थे, कोई बंदिश नहीं थी। जब 1861 का अधिनियम बनाया गया तो ये प्रोविजन किया गया कि नहीं, गवर्नर जनरल को अब अधिकार दिया जाता है कि भारतीय शासन को संचालित करने के लिए
वो विनिमय यानी रेगुलेशंस बना सकता है। कौन? गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत रूप से अधिकार दिया गया। तो गवर्नर जनरल ने जो कानून बनाया, जो विनिमय बनाया, वो ये कि अब हर विभाग कोई विशेष व्यक्ति के अधीन कर दिया गया और उस विभाग का वो प्रधान बना दिया गया और अपने विभाग के लिए उत्तरदायी बना दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? तो विभागीय प्रणाली की नींव पड़ी। यही विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का शुरुआत था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीके से टेक्निकली ये बात उभर करके सामने आई कि भारत में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बुनियाद पड़ी, वो ब्रिटिश संसद ने उसकी बुनियाद नहीं डाली, बल्कि भारतीय परिवेश के अनुरूप उदित हुआ और इसके उदय के लिए उत्तरदायी था उस समय के गवर्नर जनरल के प्रयास। अगर वो ऐसा नहीं करता तो भारत का शासन संचालित नहीं हो पाता। क्लियर? अब देखिए तीसरा आइए कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। कैसे? अभी तक जो नियम था वो क्या था कि गवर्नर जनरल जो शासन करेगा वो अपने मन मर्जी से नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि बहुमत से पारित करवाएगा अपने काउंसिल में और तभी वो माना जाए कि ये गवर्नर जनरल का निर्णय है। लेकिन अब ये सुविधा हो गई कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को अधिकार हो गया कि अपना सारा अधिकार वो गवर्नर जनरल को दे सकता है। एक प्रस्ताव पारित कर करके कि हम अपना सारा अधिकार किसको देते हैं? गवर्नर जनरल को। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर जनरल सर्वाधिकारी हो गया इस अधिनियम के बाद। और इसी समय जो है वो कैनिंग ने ले लिया था अधिकार, ये तो सबसे शक्तिशाली गवर्नर जनरल माना गया लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के अधिकारों के अनुप्रयोग करता, मान लिया गवर्नर जनरल कहीं बाहर जा रहा है तो फिर कौन देखेगा उसका काम भाई? तो काम ठप पड़ जाता था। तो ऐसे में उसको अधिकार हो गया कि अपने काउंसिल के किसी व्यक्ति को अपना उप बना दे, डिप्टी बना दे, और वो उसी शक्ति के साथ काम करता था जिस शक्ति के साथ गवर्नर जनरल। इसका मतलब यह कि डिप्टी का, उप का जो प्रावधान था वो 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार आया। तो आज आप देखते हैं बहुत सारा उप प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, हर का डिप्टी कोई ना कोई पद होता है। तो इसकी नींव इसी में पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका महत्वपूर्ण कौन था? विधि सदस्य, मंत्रिमंडलीय, और तीसरा ये महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त विधायी सदस्यों का मनोनयन। तो अतिरिक्त विधायी सदस्यों का मनोनयन जो की शुरुआत जो हुई थी, ये विधायी सदस्य कहा गया, ये वाला, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1853 के अधिनियम के द्वारा, याद होगा आपको। उसमें न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 का प्रोविजन था, है ना। अब जो है 1861 में क्या परिवर्तन किया गया कि ये जो विधायी सदस्य थे वो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 हो गए। मतलब गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि कम से कम 6, अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति अपने काउंसिल में कर सकता है। किस उद्देश्य से? तो वो ऐसे सदस्य होंगे जो सिर्फ कानून बनाने के विशेषज्ञ होंगे, उनको कार्यपालिका में कोई अधिकार नहीं होगा। जब भी गवर्नर जनरल कोई कानून बनाएगा तो इन सदस्यों को बुलाया जाएगा और इनसे मिल करके जो है कानून बनाया जाएगा। तो ये तो 53 से ही था। नया क्या था? नया ये था कि 53 में ये था कि जो जितना का जितना होगा वो सब का सब शासकीय पदों से लिए गए व्यक्ति होंगे, नहीं गवर्नमेंट स्टाफ होंगे। 1861 में कहा गया कि इसमें जितना भी होगा, चाहे आप 6 रखिए, चाहे 12 रखिए, चाहे 9 रखिए, जो रखिए, 6 से 12 के बीच में आपको नॉमिनेट करना था। उसमें से आधा गैर शासकीय होंगे, यानी नॉन गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट के आदमी वो नहीं होंगे। ये नहीं कहा गया कि आधा भारतीय होंगे,
ये भी टेक्निकली बात है। हालांकि ये प्रोविजन किया गया था भारतीयों के लिए, क्योंकि अभी शुरू में आपने देखा कि 1861 का अधिनियम क्यों बनाया गया था, तो भारतीयों का प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो भागीदारी देनी थी उसमें भारतीय बाज़ाब्ते तौर पे भारतीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। गैर प्रशासनिक, आधा कौन लोग होंगे? गैर प्रशासनिक। अर्थात 6 अगर विधायी सदस्य नियुक्त होंगे तो 6 में 3 जो है गैर प्रशासनिक होंगे, और ये तीनों के तीनों गैर प्रशासनिक भारतीयों को नॉमिनेट कर दिया गया। उसमें एक व्यक्ति ग्वालियर के महाराजा थे, दूसरा बनारस के महाराजा थे, और तीसरा दिनकर राव थे। तो ये 3 ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है वो मेंबर बने और विधायी मेंबर बने। इनका कार्यकाल क्या था? तो 2 वर्ष था। 2 वर्ष के बाद फिर दूसरे लोगों को बनाया। तो इस तरीके से प्रक्रिया 1861 से 1892 ईस्वी तक चलता रहा। फिर 92 ईस्वी में परिषद के अधिनियम में दूसरा प्रोविजन किए गए, जो हम लोग बाद की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। अब असंतोष क्या था? केंद्रीकरण कर दिया गया था, यहां हमने पढ़ाया आपको, तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता थी। तो इसमें प्रोविजन ये किया गया कि प्रांतों को जो विधायी शक्ति 1833 में छीनी गई थी उसको पुनः बहाल कर दी गई, या प्रांत भी अपने प्रांत के लिए विधान बना सकते हैं। क्लियर? और अंतिम प्रावधान ये किया गया कि अगर किसी प्रकार का विधान बनाने में देरी हो रही है और आवश्यकता है कानून की, तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी वो कानून बना देगा, लागू भी हो जाएगा, लेकिन 6 ही महीना तक वो प्रभावी होगा। 6 महीना के अंदर गवर्नर काउंसिल जो है वो कानून बना ले। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है अभी वर्तमान समय में, उसकी बुनियाद कब पड़ी थी? 1861 के अधिनियम। तो ये सब साबित क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रोविजन जो है वो ब्रिटिश काल में बनने प्रारंभ हो गए थे। इसलिए ये विकसित संविधान है, एक ही दिन में निर्मित संविधान नहीं है। तो हम समझते हैं छात्रों कि 1861 के अधिनियम को हम समझाने में सफल रहे। अगले क्लास पे हम किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।